अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा My पाएँ, थैंक pleasure, यू सो Asu. मच। Thank you so much. Thank you. सर वैसे तो कई टॉपिक्स हैं जिस पे आज आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया, कैंसिल ही कर दिया है 500 मिलियन का जो लोन देना था। लेकिन सबसे पहले 16 दिसंबर है, क्या कहेंगे आप? देखिए 16 दिसंबर तो बड़ा एक तो एपीएस के हवाले से देखा जाए तो एक बड़ा दर्दनाक और बड़ा खौफनाक, और दूसरा मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के हवाले से भी जो फीलिंग्स है, जब जाहिर है कि आप आपके दो टुकड़े हो गए हो इस दिन पे, तो उस पे लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है। सीखना तो दुनिया ने, हमने क्या सीखना है। हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं। वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं। इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए। और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है। तो उसपे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था, अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले, कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। आप कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हमारा तो हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई। हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए, और वो बन रहे हैं। चाहे वो सी पैक पे बने, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था तो हमने बहुत डॉलर बनाया। 150 डॉलर तो, 150 बिलियन तो हमारा बाहर के बैंकों में पड़ा है। हमें तो फिक्र नहीं है इस बात की। लेकिन भारत को परेशान होना चाहिए कि उनके उनके कंट्री के 2 बॉर्डर जो है वहां पे आग लग चुकी है। वहां पे अल जिहाद है, उसके नारे लग रहे हैं। और जो ही आज मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी आप क्यों ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर रेडिकलाइजेशन आई और रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में आई तो भी भारत की सेहत पे क्या असर है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं। यहाँ इन्होंने कश्मीर की दुकानें खोल लेनी, फिर दोबारा इन्होंने कश्मीर पे फंडिंग इकट्ठे करेंगे, पैसे, कहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो उधर से कहेंगे बांग्लादेश जो है वो कहेंगे वो कुछ। आपको मैंने बताया था जो उनके रिटायर फौजी जो जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हम चंद दिनों के अंदर बंगाल के ऊपर, असम के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो फिर इस तरह की जब बातें होंगी तो फिर वहां पे हालात तो ठीक नहीं रहेंगे। इनको चाहिए अकल के नाखून लें, इस तरह ना करें। पाकिस्तान उस एरिया के अंदर कम था जो आप भी इस डायरेक्शन में जा चुके हैं। बड़ी आप तरक्की आपने की थी। आपने माइक्रो फाइनेंसिंग करके जो खवातीन को, लेडीज को जो लोन दे दे के कॉटन शॉप्स बनाई थी आपने, जो स्वेट शॉप्स थी, वो आप काफी तरक्की कर चुके थे। मुझे अभी याद है अमेरिका के अंदर हर दूसरी दुकान के ऊपर शर्टें और जो थी स्वेट शर्ट्स थी, वो सारी मेड इन बांग्लादेश होती थी। और वो नजर आता था कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। लेकिन ये कि अफसोस, आज वाले दिन जो है इस पे बस पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरह कहते हैं ना, किसी को पता ही नहीं है जी बांग्लादेश बन किस तरह गया था। लेकिन मैंने जब हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूं तो आपने 1960 से ही
बेजारगी का इजहार करना शुरू कर दिया था। अयूब खान साहब ने तो बल्कि बड़े बड़े प्रोग्राम बना लिए थे कि किस तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए, ये पाकिस्तान की माइशत के ऊपर बोझ है। वो बंगालियों को बोझ समझते थे। हालांकि जंग आजादी की मूवमेंट वहां से शुरू हुई, मंगल पांडे बंगाली थे, और उसके बाद मुस्लिम लीग की बुनियाद भी बांग्लादेश में रखी गई। लेकिन ये कि फिर उनको और खासकर देर किरदार वाले लोग हैं बंगाली, ऐसी बात नहीं है, नेशनलिस्ट हैं वो। इस्लामाबाद अपने नेशनल असेंबली के इजलासों में आते थे तो धोती और चप्पल में आते थे। हमारे तो नवाब है ना, हमारे तो आज भी आप 1 मिनट के लिए आरजू आप नेशनल असेंबली के बाहर खड़े हों तो 15-15 करोड़ की गाड़ियों पे आते हैं। हर मेंबर नेशनल असेंबली के साथ 20-20 कलाशनकोफों वाले होते हैं और 15-15 करोड़ की गाड़ियां होती हैं उनके पास। तो सर सूट भी बड़े महंगे पहनते हैं, सूट भी वहां से लेते हैं कि जहाँ पे कोई जान है सोच भी नहीं सकता। वही तो कह रहा हूँ, आपका हर चीज दुनिया से निराली है। सिर्फ और सिर्फ आज तक आपने एक चीज बनाई है, 5 स्टार जेल बनाई है, अडयाला जेल। आप आज मैं बैठा था यहाँ टीवी पर तो मुझे हनीफ अब्बासी साहब ने, उनका किसी से बात कर रहे थे, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो बता रहे थे कि मुझे जेल का, रावलपिंडी अडयाला जेल का एक एक सेल का मुझे अंदाजा है क्योंकि मैंने बहुत अरसा वहां गुजारा है। तो उन्होंने बताया, खासकर मैं हैरान हो गया था, जरा किसी सुनने देखने वालों से पूछिएगा, कभी आपने देखा है कि जेल के कैदी के पास जिम अलग कमरे में हो, स्टडी रूम अलग कमरे में हो, और कोकोनट का वाटर पीने के लिए हो, उसके बाद बीट रूट हो आपके पास, चकंदर का जूस, और सबसे बड़ी बात है कोकोनट ऑयल से आपको मसाज करने वाले मालशिए दिए हो आपको। और एक एक दिन के अंदर 70-70 लोग आके मिलते हैं, 70-70, 80-80। और फिर उसके बाद ये कि मेरा मकसद है कि दरबार लगता हो, किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी को नाराज हो रहे हैं, किसी से शेर सुन रहे हैं। शेख रशीद साहब ने तो बाहर आके कह दिया कि मुझे उन्होंने गले लगा के मेरी पप्पी भी ली उन्होंने। तो ये कभी जेल देखी है आपने ऐसी? देसी मुर्गियां देसी घी में मिलती हो, राने मिलती हो, डॉक्टर आके मिलते हो। कई लोग वो, बल्कि जब आज हनीफ अब्बासी साहब बात कर रहे थे तो वो जो एंकर भाईजान थे वो कह रहे थे यार हम भी ना जेल में चले जाएं। ये नहीं ना पता किस तरह की जेल तो शहजादियों को मिलती, शहजादों को। लेकिन ये कि आपने सिर्फ जेलें बनाई हैं 5 स्टार, इसके अलावा आप कुछ बना नहीं पाए। आपने फ्रॉडस्तान की स्टोरियां बना दी हैं। काश कोई फ्रॉड के ऊपर आप एमबीए कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां जो थी वो बहुत चलनी थी। आज जो सबसे बड़ी आरजू, दुख वाली बात यह है, आपके पाकिस्तानी आज फिर यूरोप के समंदरों में डूब गए, किश्ती डूबी है आज। बिल्कुल, किसी 47 माओ के बच्चे आज फिर पानी के ऊपर। अब बस क्या करें, इधर से इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में, और दुख वाली बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो वहां से जाते हैं जहां से माई प्लेस ऑफ बर्थ है, वहां से लोग जाते हैं। दुख वाली बात। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। बस आज मुझे किसी ने एक मीम भेजी थी, मैंने पहले भी जिक्र कर रहा था किसी दोस्त से, तो उसने कहा जी बलूचिस्तान जो है वो अलग होने को फिरता है, अफगानिस्तान कहता है सूबा सरहद हमारा है, पंजाब सिख भाईजान कहते हैं खालिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा यार कायदे आजम को इतने झगड़े वाला प्लाट लेने की जरूरत क्या थी, जिसके ऊपर लोगों के क्लेम है इतने ज्यादा, उसको इतना झगड़े। कश्मीर भारत का है, पंजाब सिखों का है, बलूचिस्तान कहते हैं हम अलग मुल्क हैं, सूबा केपीके को कहते हैं सूबा, वो अफगानिस्तान को कहते हैं हमारा है। पीछे क्या बचा? पीछे तो कुछ भी नहीं बचता, मज़ारे कायद ही बचता है। उसके बाद देखें वो भी कहते हैं हम सिंधु देश बनाएंगे अपने। चल, लेकिन आरसू हालात ये हैं कि और मैं खासकर थोड़ा सा मैंने रिसर्च की एपीएस के वाकये के ऊपर, और मैं इसलिए बड़े बड़े वसूख से कह रहा था कि आपने सीखा कुछ नहीं है, कि उसमें 6 लोग आए थे मारने के लिए, 149 लोग मारे उन्होंने, 132 बच्चे थे उसमें, और वो हास्टेज नहीं बनाना चाहते थे, वो मारना चाहते थे। एक खातून थी, मैं 1 मिनट अगर मुझे दें तो मैं उनका नाम भी मुझे याद है, मैंने बड़ी इस पे मैंने रिसर्च की उस खातून का, ताहिरा काजी उनका नाम था, आरजू ताहिरा काजी, टीचर थी, बच्चों के सामने जिंदा जला दी गई थी, जिंदा जला दी, दरिंदगी की इंतहा है। और फिर टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी उसकी एक्सेप्ट की थी,
एहसानुल्लाह एहसान। फिर उसके आगे चलते हैं। तो उसके मैं बड़े मेरे मेरे मैं बहुत जख्मी पाकिस्तानी हूँ, मेरे जख्म बहुत गहरे हैं। उस वक्त मेरा मुर्शद पाक धरना देकर बैठे हुए थे। इसी मुर्शद ने फिर बाद में धांधली ज़दा इलेक्शन से कहते हैं जी जीते ये जब 2018 में, फिर इसने आते ही टीटीपी के 100 से ज्यादा लोगों को जेलों से छोड़ दिया जो पकड़े गए थे एपीएस के झगड़े। फिर ये कहते थे कि हम 5,000 से 7,000 फैमिलियां लाके यहां सेटल करेंगे, जिनकी तादाद बनती थी 35,000 टीटीपी। शेख रशीद कहते थे कि तालिबान से हमारे इतने अच्छे रिलेशनशिप है, इनकी 5,000 से ज्यादा फैमिलियां पिंडी इस्लामाबाद के आसपास रहती हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने एपीएस में आपके बच्चों को बकरों की तरह, मुर्गियों की तरह उनके गले काटे। शर्म ही नहीं आती। आज भी वो दंदनाते फिर रहे हैं टीटीपी वाले आपके केपी के सूबे के अंदर, मोटरसाइकिलों पे झंडे लगाकर, गाड़ियों पे झंडे लगाकर। उनके ऑफिसेज मौजूद हैं, केपीके के हर शहर के अंदर उनके ऑफिसेज मौजूद हैं। चले इनको देखें, ये आएंगे बाहर जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। आज जो सबसे बड़ी मैं वाकया आपकी नजर से गुजारना चाहता हूं, आपके देखने वालों को। आज पीटीआई के जितने अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं, जिनको अक्सर लोग कहते हैं लौंडे लपाड़े हैं, आवारा, आज फिर लुडियां डाल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कि भाईजान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बंदे को, रिचर्ड एलन ग्रेनवेल उसका नाम है, ग्रेनल, उसको अपॉइंट कर दिया है अपना स्पेशल एनवॉय। बनाया तो उन्होंने एनवॉय उसको वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के लिए है, लेकिन क्योंकि उसने 25 नवंबर को एक ट्वीट कर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के पीछे भी यहाँ डीप स्टेट है, तो पाकिस्तान, पंजाब, खान साहब के पीछे डीप स्टेट है। दो जो बंदे जिनका फुल टाइम बिजनेस है, उनमें से एक तो वो यूट्यूबर है, उसका कोई ना सियासत ना उसका सहाफत के साथ कोई तल्लुक नहीं उसका। यहां से वो ट्वीट करता है, सारा दिन एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करता है। उसने ट्वीट किया है, उसने कहा पीटीआई के हर बच्चे को चाहिए कि उस बंदे को, रिचर्ड एलन ग्रेनल को, उसको कहते हैं जी मुबारकबाद, उसको ट्वीट करें। तो उसके आज ये लुडियां डाल रहे हैं कि खान आएगा तो बनेगा नया पाकिस्तान, 25-25 साल के बच्चों को कैबिनेट में डालेगा, और बेगम उसकी जो है वो अब केपीके के अंदर जो है दूसरा उस्मान बुज़दार तैयार कर रही है। और देखें कि वो क्या ये अब किस तरफ जाते हैं। बल्कि फैसल वाडा साहब तो कह रहे हैं कि वही मारेगी इसको, क्योंकि कब्जा करने का उसका प्रोग्राम है। और लेकिन ये कि उसने 50 से ज्यादा एमपीएस के साथ राब्ता कर लिया है। गौहर अयूब साहब को उसने ड्यूटी लगाई कि मुझे एमएनए बनवाओ, यहां से मैं असेंबली में जाना चाहती हूँ। तो बाबा इमरान खान जो है, उनकी 72 साल एज हो चुकी है, सठिया चुके हैं, सतरे बतरे। देखें आरजू, पंजाबी का लफ्ज है सठिया बठिया, इसका मतलब ये 60 साल का होता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। जो 70 साल का होता है उसको कहते हैं सतरा बतरा, बारह के बिल्कुल। उसको वाकई बाबा जी को कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी बीवी दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कोई पता नहीं उनको बिल्कुल। वो सिर्फ और सिर्फ खाने पे और पुशअप्स पे और सिटअप्स के ऊपर तो उनकी जो है अकल उनकी बिल्कुल रह चुकी। उनके अपने सूरी साहब ने अगले दिन कहा कि वो पागल हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद उनके अपनी पार्टी कहती है कि सठिया गया है, पागल हो चुका है, पता नहीं। मिन्नतें लोग करते हैं, कभी 24 नवंबर के लिए भी उन्होंने मिन्नतें की थी, ये ना करो एहतजाज, उसको कुछ पता नहीं चलता। आज पार्टी सारी मिन्नतें कर रही है कि ये सिविल नाफरमानी वाला ना करो, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। तो मौलवी अमीन गंडापुर कह रहे हैं हम असला लेकर आएंगे अगली बार। जाहिर है वो तो महमूद गजनवी है ना, वो गंदापुर थोड़ी है, वो तो उनका नाम गंदापुर नहीं है, वो तो महमूद गजनवी है। अभी तो उन्होंने 3 हमले किए इस्लामाबाद में, 14 रहते हैं अभी जो उससे भी ज्यादा, एक सबसे ज्यादा खबर जो गलत है वो ये है, आईएमएफ वाले भी, आईएमएफ का डिपार्टमेंट उन्होंने बंद कर देना, इसको विवेक रामास्वामी बंद करेंगे। उसकी वजह ये है, अगर आपका होटल रोजवेल्ट के पीछे वो पड़ गए हैं 2.2 मिलियन पे, और आपने जो आईएमएफ के खर्चे पे जो कल जलसा कर रहे हैं, खान साहब कहते थे कि यौमे शोहदा मनाया जाए आईएमएफ के खर्चे पे, क्योंकि आप तो बैंकरप्ट हो चुके हैं, पैसे आपके पास तो सारे आईएमएफ के हैं, और फिर 1-1 करोड़ लोगों को देंगे। ये एक नई पांसी स्कीम चला रहे हैं, तो फिर उसमें आईएमएफ वाले जो हैं बंद होगा, पर पता नहीं आप किस तरह करेंगे डील इनसे। लेकिन ये कि 2-3 महीने जितना लूटना कर लूट लें आप,
महीने डेढ़ के अंदर दुकान बंद हो जाएगी। IMF की, यूनाइटेड नेशंस की, आप कह रहे थे वर्ल्ड बैंक वाले भी नहीं कोई पैसे दे रहे, लेकिन वर्ल्ड बैंक का तो $500 मिलियन तो आपके रूलिंग एलीट है, इससे तो नाश्ता भी नहीं करते वो, उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? 500 मिलियन क्या चीज है? कुछ भी नहीं। लेकिन सर वो तो प्राइम मिनिस्टर भी तो $1 ट्रिलियन की लाने वाले थे प्लान, वो अब उन्होंने फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। नहीं नहीं, उन्होंने कोई कुछ और कहा होगा, कोई उन्होंने आप लोगों को गलत सुना गया। उनको क्या पता ट्रिलियन में सिफर कितने होते हैं? उनके बेचारों का कोई कसूर नहीं है। देखा जाए उनकी कुछ सलाहियत, मैं देखें आरजू, मैं हैरान हूं इस बात पे, मैं चैलेंज करता हूं। इमरान खान ने जेल से 127 आर्टिकल लिखवाए हैं दूसरे बाहर के जरीदों में। शबाज शरीफ एक आर्टिकल लिखवा दे, मैं छोड़ दूंगा सारा कुछ। उस बंदे ने 46 कांग्रेसमैनों ने, यहाँ पे जो लौंडे लपाड़े आवारा यहाँ पे फिर, उन्होंने 46 लोगों से, कांग्रेसमैनों से लेटर लिखवा लिया है। आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो लिखा के दिखाए किसी, आपका इस वक्त जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, लिखा के दिखाया जरा। लेकिन ये पावर पॉलिटिक्स अपने लूटने के लिए कर रहे हैं। काश पाकिस्तान के लिए करते। वो खैर पाकिस्तान की इतनी खुशकिस्मती कहाँ है, वहां पे तो पता नहीं कोई बददुआएं हैं जो लोग आपने निकाले यहाँ से या वहां से, जो आप लेकर आए, जिनको मार मार के आप जो लोग यहाँ पे आए, उनकी बददुआएं हैं। आप पता नहीं आगे नहीं बढ़ रहे। कोई लीडरशिप ही नहीं है, कोई है ही नहीं इंसान, कोई अकाउंटेबिलिटी कर ले। जज सारे जो है वो भी गुड टू सी यू वाले हैं, वो भी PTI के हैं। दूसरे भी सारे आपके देखें जो लोग हैं, सारे दफ्तरों के अंदर बैठे, उन्हें पता ही नहीं है। पता नहीं इनको 3.5 साल जो इसके खान साहब के ब्लंडर हैं, पता नहीं वो किस तरह इनको नजर नहीं आते, आंखों से अंधे हो चुके हैं। लेकिन ये अब देखो आरजू, कोई अच्छी खबर तो नहीं आ रही आपके पूरे उस एरिया से नहीं खबर आ रही। हाँ, जो सीरिया है वहां पे इजराइल जो है वो मुसलसल अटैक कर रहा है। और जो उनका, अगर डीपली देखा जाए तो वाशिंगटन DC में लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो जो 7 अक्टूबर का प्लान था, वो भी शायद इजराइल की अपनी ही कोई साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। लगता ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है उसके रिटेलिएशन में उन्होंने गाजा पे भी कब्जा कर लिया है, और लबनान में भी घुस गए हैं, और सीरिया के इलाकों पे भी कब्जा कर लिया है। और यहाँ पे हमारे कई जूश अमेरिकन कहते थे कि गाजा वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है, वहां पे हम अपार्टमेंट बनाएंगे, शॉपिंग मॉल बनाएंगे। और लग अब ये रहा है, यहाँ पे लोग बात ये कर रहे हैं कि गाजा से निकाल के फलस्तीनी अगर कोई बचे हैं तो उनको लबनान में और उनको सीरिया के अंदर सेटल किया जाएगा, वहां पे कब्जा इजराइल अपना नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल को फुल सपोर्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। पहले सपोर्ट तो खैर जो बाइडेन की भी फुल सपोर्ट थी, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन अब फुल सपोर्ट करेंगे। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो इजराइल का था वो पूरा होगा। स्वाय 3-4 अरब मुल्कों के बाकी सारे इजराइल के कदमों में होंगे। लेकिन ये कि मैं तो खैर कई दफा कह चुका हूं कि इस वक्त दुनिया की आबादी 8.2 बिलियन है। इनको चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटियां जहां से इन्होंने तरक्की करनी है वहां पे इजराइल के ऊपर PhD किया करें कि किस तरीके से 9 मिलियन लोगों ने 8.2 बिलियन लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। ये एक बहुत बड़ा, इस पे PhD हो सकती है, इसमें ऐसी शक नहीं है। आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से 9 मिलियन लोग, हाउ सुपीरियर दे आर। इधर उनका DNA सुपीरियर है, उनका माइंड सेट सुपीरियर है। सारे IT के स्टार्टअप्स जो हैं वो वहां शुरू हुए। मैं कल परसों बड़ी एक स्ट्रॉन्ग डिबेट हुई है, उसने कहा नहीं जी ये देखें ये हॉलीवुड पे काबज हो गए हैं, वहां से पूरी दुनिया का माइंडसेट ये चेंज करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। मैंने कहा तुम भी कर रहे हो यार, तुम्हें रोका किसी ने? दुनिया में कोई कौम दूसरी जो है उनके मुकाबले पे नहीं खड़ी हुई, क्या वजह है? अब मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, आप अरबों की हालत देखें, दुबई वालों की, सऊदी अरेबिया वालों की। नए एयरपोर्ट बनाते हैं, वो बनाने वाले भी यूरोपियन हैं, चलाने वाले भी यूरोपियन हैं। खुद क्या कर रहे हैं? 50-50 बच्चे हैं उनके, 20-20 औरतों में से। देख लें वहां जाके। बाहर पढ़ने आते हैं, डिग्री लेकर नहीं जाते, जाती दफा गोरी साथ एक वाइफ ले जाते हैं, 4 बच्चे उससे पैदा कर लेते हैं, जाते थे रस्ते में ही जो उससे 4 बच्चे पैदा कर लेते हैं। कभी सोचा है किसी इंसान के 50-50 बच्चे? सऊदी अरेबिया, कुवैत और दुबई के अंदर ये रवाज है, 50 बच्चे। उनके बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, टूटे फूटे सब्जेक्ट होते, पैसे देके डिग्रियां लेके चले जाते हैं, जाती दफा गोरी एक साथ ले जाएंगे। ये आज का नहीं हो रहा। अब तो इनकी माएँ भी ब्रिटिश है, सबकी ब्रिटिश है। आपको पता है जो जॉर्डन का किंग है उसकी माँ ब्रिटिश है। तो फिर अब तो वो रहे, अरब भी नहीं रहे वो,
लेकिन देखिए ना, एक भी यूनिवर्सिटी मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी नहीं है जहां पे कोई बंदा कहे कि मैं अपने बच्चे को भेजूंगा पढ़ने, एक भी नहीं। दुबई के अंदर सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटियों और ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस है वहां पे। एक भी हॉस्पिटल नहीं है आरजू वहां पे जहां वो अपना इलाज करा सके। मैं बैठा हूं जहां से, यहां जिस जगह बैठा हूं, यहां से जॉन हॉपकिंस तकरीबन 30 मील के फासले पे, 25 मील के फासले। एक तो जॉन हॉपकिंस का पूरा एक ब्लॉक इन्होंने यूएई वालों ने बनाया। वहां पे कुछ होटल ऐसे हैं जहां परमानेंट अरबी आके इलाज कराते रहते हैं। वहां शर्मिंदगी भी नहीं, शर्म भी नहीं आती कि तुम्हारे पास इतना पैसा, फरारियां, ये उधर वो शुरते को पकड़ा देंगे पुलिस वाला, उसको कहते शुरता, उसको फरारी दे देंगे, तस्वीरें लगाते रहेंगे, हाउ रिच वी आर। हम पाकिस्तानियों के दूसरे लोगों को कहेंगे रफीक, मस्कीन, गरीब। अब जाके देख ले। ऐसे ही मैं आरजू एक दफा ऑलमोस्ट रो पड़ा। सऊदी अरेबिया में गया था उम्रा करने के लिए। मैं तो खैर, मुझे तो नहीं बदतमीजी करते, मेरे पास अमेरिकन होता है पासपोर्ट मेरा। पाकिस्तान से जो आए बुजुर्ग 90 साल के, उनको अरबी धक्के मारते थे, थप्पड़ मारते हैं, बदतमीजी करते। इतना मगरूर है लोग। लेकिन किस चीज पे मगरूर है मुझे समझ नहीं आई। 50-50 बच्चों पे अपने पे तुम्हें फख्र है। कब्जा तो तुम्हारा सारा अमेरिकन का, हर जगह देखे, दहरान के अंदर आर्मी बेस है, कतर के अंदर आर्मी बेस है, हर जगह पे तो आर्मी बेस है अमेरिकन की। मैंने बताया ना कि एयरपोर्ट बनाते, जब दुबई और कतर वाले एयरपोर्ट बनाते हैं, बनाने वाले भी फॉरेनर हैं, ब्रिटिश गोरे, और चलाने वाले भी वही हैं। और लेबर में सारे वो हमारे श्रीलंका के, बांग्लादेश के, इंडियन, पाकिस्तानी, ऊपर सब गोरा होता है। पूछे भाई अरबा भाईजान किधर है? उसका नामो निशान ही नहीं। वो कहीं बैठा है किसी पानी के ऊपर, अपनी बोट में बैठा है कहीं साथ 50 बच्चों के। अकल ही कोई नहीं, पता नहीं क्या बात है। 9 मिलियन जो है रूल कर रहे हैं, दूसरी दुनिया सारी सोई पड़ी है, कोई इन्वेंशन ही नहीं है। 18वीं सदी से लेकर आज तक किसी साइंटिफिक बुक खोल के देख लें, यहूदी की लिखी हो। सर, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, उसमें कोई भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है, ये भी बताएं। इस्लामिक का क्या, आपके पास जो है इस्लामिक, पूछें किस तरह। मैंने कल हैरान हो गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो झगड़ा किया मेरे अपने स्कूलों पे, मैं शॉक था। 24,000 स्कूल है मौलाना के, फजलुर रहमान के, 18,000 दूसरी दुनिया के, 18,000, 18,000 प्लस 24,000, अगर कैलकुलेट कर ले, इतने मदरसे आपके रजिस्टर हैं। जो अनरजिस्टर्ड है वो अलग है। और इनमें आप इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स कुछ भी नहीं सर, इनमें तो ब्रेन वॉश करते हैं, इनमें तो ये 1839 के अंदर ब्रिटिश लोगों ने आपके मदरसों को अपने एजुकेशन सिस्टम से निकाल दिया था। उन्होंने कहा था ये पूरी एजुकेशन नहीं देते, सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, दीनी तालीम देते हैं, तो इसका मतलब ये तालीम का हिस्सा नहीं है। 1839 में गोरों ने निकाला आपको। और एक दरस निजामी इन्होंने सबने मिलके, ये आपके देवबंद ने और सबने मिलके, जो बड़े बड़े मदरसे थे, इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं दरस निजामी पढ़ाते। पता नहीं, फिर मेरी समझ से बाहर है कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, 7 करोड़ खैरात मांग रहा है, और बाकी जो बचे हैं वो इन मदरसों में बैठे। ये क्यों नहीं सोचते कि हमने मैं नहीं कहता कि तुम अपनी पढ़ो, तुम दीनी तालीम दो, तुम्हें इस्लाम वो साथ इंग्लिश भी पढ़ाओ ना यार उनको, साथ मैथ पढ़ाओ, साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाओ उनको, उधर नहीं जाना। और इस देखें, और तोते की तरह रट लेते हैं सारा कुछ, उसका तर्जमा भी नहीं आता। सर, दूसरे रिलीजन से नफरत सिखाते हैं ये मदरसे, तो सिर्फ कई बार इनकी वीडियोस सामने आई हैं। बिल्कुल, बहुत सारा मुझे पता है, तो प्रोपेगेंडा है। रिलीजन बनाया जाता है, के पीछे लगाया जाता है लोगों को, उनको कंट्रोल करने के लिए। हर रिलीजन मैनिपुलेशन, इसको पॉलिटिसाइज करना, कारोबार इस पे करना, ये कोई नई बात तो है ही नहीं। मेरे वालिद साहब बेचारे जो थे, वो 1950s के लॉ ग्रेजुएट थे। वो कहते थे जहां जहालत होंगे, लोग अनपढ़ ज्यादा होंगे, वहां पे दीन जो होगा, कारोबार जो होगा, मजहब कारोबार बन जाता है वहां पे। वो सर चढ़ के बोलता है। देखे ना, पीर साहब होते हैं, वो हर एक को लड़का ही दे रहे हो, कहते हैं मुंडे वाले बाबा जी, वो लड़की तो देते नहीं, हर एक को कहते तेरा मुंडा ही होना है। अब दुख जो मेरे जैसा बंदा यहां जख्मी क्यों है, मैंने भी तब्दीली के ख्वाब देखे थे। ऑक्सफोर्ड वाला गया वहां पे, अब वो भी मुर्शिद बन गया, उसका भी कारोबार है। सर, वो तो सभी यही करते हैं। बेनजीर भुट्टो भी तस्वीर घुमाती रहती थी, इमरान खान भी यही करते हैं।
दर हकीकत एजेंसियां उनको बताती हैं ना कि यहाँ के लोगों को, क्योंकि लोग अनपढ़ हैं और इनके सेंटिमेंट हैं। आप कहते हैं वो नारा तो नहीं था उस वक्त, लेकिन आपने देखे ना इसी चीज के ऊपर कंट्री बना दिया आपने पूरा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल। तो फिर जब देखे, जब आपकी बुनियादों में चीजें ये भरी हैं, तो आप आगे किस तरह बढ़ेंगे। लेकिन मैं कहता हूं अगर वो भी कर रहे थे तो बेहतर था, वो भी नहीं किया ना। इस्लाम भी नहीं, आज भी अगर देखा जाए दुनिया का कौन सा ऐसा कंट्री है जो 100% इस्लामिक हो, जहां पे शरीयत इन्फोर्स हो? एक भी कंट्री नहीं। लेकिन चले, अच्छा है, हम आगे नहीं जा रहे। अफसोस वाली बात है आरजू, मेरे जैसा बंदा, फिर हम इसीलिए तो देखे ना, मुझे कल परसों मुझे अक्सर मेरे अमेरिकन दोस्त कहते हैं यार कि तुम अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, सेंसेबल हो, काश तुम पाकिस्तान में रहते तो शायद वहां पाकिस्तान के लिए कुछ करते। मैंने कहा मेरे जैसे बंदे की तो गुंजाइश ही नहीं है वहां पे। मेरे जैसे बंदे को कौन पूछता है वहां पे? सर काम नहीं करने देते ये तो ऐसे लोगों को यहाँ काम पे क्या तो। करना, ये तो शऊर के खिलाफ है ना, शऊर। और ये तो इन चीजों के बिल्कुल टोटली अगेंस्ट है। मैंने आपको शायद एक दफा बताया नहीं कि मेरी बच्ची जो जिसने पीएचडी की सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, जब उसने पहली बैचलर की, उसकी पहली बैचलर्स थी बायोमेडिसिन में। उसको बड़ा शौक था कि मैं पाकिस्तान में इंटर्नशिप करूंगी आपके पिम्स हॉस्पिटल में। मैंने किसी दोस्त को कह के उसको कहा कि इसको 1 महीने के लिए इसने रिसर्च करनी है। तो वो रिसर्च करना चाह रही थी कि इमरजेंसी, और बड़ी अच्छी है उसका सब्जेक्ट था, कि इमरजेंसी में जब मरीज आता है, जब एम्बुलेंस में होता है, तो उनके कोड होते हैं, वो कोड के जरिए कम्युनिकेट करते हैं अपने इमरजेंसी रूम से, एम्बुलेंस से। तो वो कोड बहुत पुराने हो चुके हैं, क्योंकि उस वक्त तो इतनी जो थी डिजीजेस का पता नहीं था, तो वो कोड अपग्रेड करना चाहती थी उसको, तो वो रिसर्च कर रही थी। तो जब गई तो आपके पिम्स हॉस्पिटल में सारी इमरजेंसी जहां वो बैठती थी, उन्होंने दुश्मनी लगा ली इससे, क्योंकि ये क्वेश्चन करती थी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, और नोट्स लेती थी। तो वो समझते थे शायद ये हमारी शिकायत करेगी, उससे बोलना छोड़ दिया था। तो ये दर हकीकत फिर इसमें यही हाल है सर। नहीं, बिल्कुल। आपके मेरे कई दोस्त यहां से गए हैं, वो कहते हैं खोटे पैसे की तरह वापस आए। वो कहते हैं कि हम जब जाते हैं तो वो हमारे खिलाफ गैंग अप हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये समझते हैं ये विजनरी है, हमारे कारोबार, हमने यहां से कारोबार करना है, हमने तो फ्रॉड करने हैं, तो ये हमें करने नहीं देगा। वो आपके ना, मैं बताता हूँ, मेरे कई दोस्त आपके वहां पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट है, शरीफ आदमी, उनके जो शरीफ आदमी होता है उसके बारे में खास लफ्ज इस्तेमाल होता है पंजाब के अंदर। वो कहते यार बेवकूफ आदमी है, डरपोक, ना खांदा है ना सानू खान देता है, ना खुद ऐसा ही है। खाता नहीं खाने देता। तो उसको वो ना निकाल देते हैं, उसको कहते हैं बुजदिल है, बुजदिल है, ये बड़ा डरपोक आदमी है। मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जिनको एक्सेप्ट नहीं किया सोसाइटी ने, क्योंकि वो शरीफ लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो गरीब मारी नहीं करते। वहां पे आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कोई बंदा किरदार वाला है, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही देखा है सर मैंने। सर अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो उसमें करेंसी के ऊपर भारत ने स्टेटमेंट दिया है, वो देखिए, अगर आपने देखा। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो मेरा अंदाजा है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थोड़े सा बैकफुट पर हैं। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने देखें आते ही जो टैरिफ की धमकियां दी, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर धमकियां हुई कनाडा की और मैक्सिको की। कनाडा वाले तो खैर आए यहाँ पे, ट्रूडो साहब डिनर कर गए, मैक्सिको ने भी कॉल करके कहा हम आपसे मदद करेंगे, लेकिन अब वो सारे के सारे बैकफुट पर थ्रेट कर रहे हैं। आज कनाडा ने कहा है कि हम आपको तेल नहीं देंगे अगर आप, क्योंकि यहाँ पे काफी परसेंटेज ऑयल की जो है कनाडा से आती है। आज उनका जो एक मिनिस्टर है उसने या प्रेसिडेंट ने आज कहा है कि हम आपको तेल नहीं देंगे। दूसरा ये कि यहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ का ज्यादा शोर किया तो 1% हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया उसकी वजह से। तीसरी उसमें बात ये करना चाहूंगा कि इन्होंने बल्कि नोटरडेम के इफ्तिताह के लिए जब फ्रांस गए तो वहां से इन्होंने मैसेज किया कि चाइना को चाहिए कि वो आर्बिट्रेशन करे यूक्रेन की और रशिया की। सारी दुनिया हैरान थी, भाई ये तो आप तो उनके खिलाफ थे, आप उनको तो टैरिफ की धमकियां दे रहे थे। लेकिन हुआ ये है कि टैरिफ की धमकियां ये दे रहे थे, लेकिन चाइना ने इनके मिनरल के ऊपर पाबंदी लगा दी, वो एक स्टेप आगे चला गया। जाहिर है वो भी तो पावर है। उसके बाद ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इन्होंने ये किया कि उनको अपनी इनाग्रेशन पे इनवाइट किया प्रेसिडेंट शी को, जिसको उन्होंने स्नब किया। वो उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे आपकी इनाग्रेशन पे, हमारा एम्बेसडर जो है वॉशिंगटन डीसी में वो अपनी बीवी के साथ आएगा। ये कल या परसों की खबर है कि वॉशिंगटन डीसी में इस चीज को बड़ा
इसको हेडलाइंस थी कि चाइना हैज स्नब डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं जो क्वेश्चन ये समझता हूँ इकोनॉमी के लिहाज से कि डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ का से उनके गुब्बारे से हवा निकल रही है और उन्हें पता है कि मैंने अगर टैरिफ लगाया तो महंगाई अमेरिका में मजीद बढ़ जाएगी। दूसरा नारा बार बार लगाते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रियां मेड इन अमेरिका, जाबें वापस लाओ, कारोबार वापस लाओ। अमेरिकन काम करके राजी नहीं है। अमेरिकन तो अभी कोविड सिंड्रोम से नहीं बाहर आए। 96% फेडरल एम्प्लॉय तो घरों से काम कर रहे हैं। काम तो कोई कर ही नहीं रहा, अमेरिका तो बंद पड़ा है। तो ये मुझे बताएं। और दूसरा, जो यहाँ पे इलीगल लोग हैं उनको वो डिपोर्ट कर देंगे, तो वो फैक्ट्रियां चलाएगा कौन? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। इन सर्कमस्टांसेस में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो धमकियां दी, तो ब्रिक्स को भी धमकी दी थी कि अगर आपने फॉरेन रिजर्व किसी और चीज में रखे तो मैं आपके ऊपर भी टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन वो टैरिफ इन्होंने इतना किया, उसके गुब्बारे से हवा निकल रही है। अब भारत ने भी उसमें कहा है और रशिया भी उसके ऊपर जो है वो कहता है कि हम अपनी करेंसी, बल्कि उन्होंने करेंसी का सैंपल एक दूसरे में देख रहे हैं। जो पुतिन है, रशिया है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब नेगोशिएटर हैं। मैंने इनकी बुक पढ़ी थी, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की आदत है कि जब किसी के साथ नेगोशिएट करना होता है, उससे कुछ अर्सा पहले उसके खिलाफ इतना प्रोपोगेंडा करते हैं कि वो घबरा जाता है टेबल पे आके और ये अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। लेकिन हर दफा तो इस तरह नहीं होता। दूसरी भी दुनिया जो है वो नाक में रोटियां तो नहीं डालती ना, वो भी तो अपने काफी कर आगे इकॉनमी उनकी भी बुरी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो 20 जनवरी के बाद टेक ओवर करेंगे, मेरे ख्याल में इसको सही प्रेसिडेंशियल होकर तो डील करेंगे लोगों के साथ, दुनिया के साथ, ब्रिक्स के साथ भी और चाइना के साथ भी। इसके बगैर गुजारा नहीं। अगर टैरिफ ज्यादा इन्फोर्स किया तो यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। मैं होप कि हम आगे भी जो है जल्दी शो करते रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है साल खत्म हो रहा है और बहुत से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। साल हफ्ते तक करेंगे प्रोग्राम, बल्कि हफ्ते 10 दिन तक करेंगे, पूरे साल को सम अप करेंगे कि इस साल में हमने क्या खोया क्या पाया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।